चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। इसमें आपको एक साइन वेव दिखाया हुआ है। साइन वेव में 337 वोल्ट जो 0 से शिखर मान तक दिखाया हुआ है। तो इसका प्रभावी मान का मतलब है आरएमएस मान। आरएमएस मान जो होता है 0.707 होता है। अब हमें 537 वोल्ट को 0.707 से गुणा करना है और जिसमें हमारा आंसर होगा ए यानी 380 वोल्ट। क्या होगा? 380 वोल्ट। ये हमारा पहले 82 क्वेश्चन का आंसर 380 वोल्ट होगा। और 83 क्वेश्चन का जो 83 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। यानी कहने का मतलब है जो इंडक्टिव परिपथ होते हैं उसमें वोल्टेज के सापेक्ष धारा होगी। जो धारा होती इंडक्टिव सर्किटों में हमेशा धारा जो होती है वो वोल्टेज से पिछड़ जाती है यानी लैग होती है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, लैगिंग। अब है 84 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक श्रेणी RL परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 ओम है तो इसकी प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस Z होगा। तो Z का जो फॉर्मूला होता है वो √R² प्लस XL² होता है। तो यानी Z निकालने के लिए हमें R का मान जो है 5 ओम है, XL का मान 12 ओम है। तो 5 25 हो जाएगा और 12 144 और 25 169 होता है। तो 169 का √ जो होगा वो 13 ओम होगा। तो इसका आंसर भी सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 84 का होगा आंसर 13 ओम। अब है क्वेश्चन नंबर 85। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र। तो इम्पीडेंस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो Z बराबर √R² प्लस X² होगा। यानी इसका ए ऑप्शन होगा। इसका आंसर जो होगा ए वाला होगा। तो अगला क्वेश्चन है 86। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। यानी कैपेसिटिव प्रतिघात यानी XC बराबर होता है 1/2πfc। यानी जो हमारी कैपेसिटिव प्रतिघात होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। तो यानी इसका आंसर जो होगा आपका बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला आंसर होगा। तो यानी जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगला क्वेश्चन जो है 87। ये कह रहा है 16 पिकोफैराड मान के प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी कुल धारिता यानी जब कोई भी संधारित्र हमारे किस में जुड़े हों, पैरेलल कनेक्टेड हो, तो पैरेलल कनेक्टेड के लिए हमें जो इसका कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुल कैपेसिटेंस का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है जब हम इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/16 प्लस 1/16। जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो इसका आएगा 16 पिकोफैराड यानी ए ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा यानी 8 पिकोफैराड होगा। तो अगला क्वेश्चन है 88। कैपेसिटिव एसी परिपथ यानी जो हमारा कोई एसी परिपथ है उसमें जो लोड है वो कैपेसिटिव लोड है। तो इसमें हमारा क्या होता है? धारा वोल्टेज से आगे चलती है। क्या होती है? धारा हमारी हमेशा वोल्टेज से आगे चलती है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन होगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा यानी धारा हमारी वोल्टेज से आगे चलती है। अगला क्वेश्चन है 89। यदि PT का मतलब पावर, T मतलब वास्तविक शक्ति यानी इसकी जो है अपरेंट पावर, PT जो है यहाँ पर अपरेंट वास्तविक शक्ति अपरेंट पावर तथा PA जो है यहाँ पर आभासी शक्ति यानी रियल पावर
तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? तो पावर फैक्टर मतलब आपका जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक जो होता है वह वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है, यानी वास्तविक शक्ति बट्टे आभासी शक्ति, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। यानी जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तविक शक्ति बट्टे आभासी शक्ति होता है। तो अगला क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पीए यानी आभासी शक्ति अपरेंट पावर, जबकि पीटी यानी ट्रू पावर यानी वास्तविक शक्ति एवं पीआर प्रतिघात रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर बराबर होता है हमेशा रिएक्टिव पावर बराबर, अगर हमें रिएक्टिव पावर निकालनी है यानी पी, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन पी ए बराबर √ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर होगा, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी इसमें आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति हमेशा फ्रीक्वेंसी का मात्रक हमेशा हर्ट्ज होता है, यानी ये एक तो हर्ट्ज होता है और जो इसका पुराना मात्रक होता है वो साइकिल पर सेकंड होता है। यहाँ पर साइकिल पर सेकंड दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आवृत्ति का मात्रक होगा वो हर्ट्ज होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? यानी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए F बराबर 1/T होता है। क्या होता है? 1/T, यानी 1/T मतलब 1/ यहाँ पर 0.02 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो B हो गया, यानी 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। तो यानी हमारा इसका होगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 50 वाट लिखा है, यानी कोई एक इलेक्ट्रिक प्रेस है जिसकी रेटिंग 500 वाट 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। 230 वोल्ट जो होगा यहाँ पर हमारा आरएमएस मान होगा। क्या होगा? आरएमएस मान। आरएमएस मान का मतलब होता है √में²। हमेशा जो हमारा जो आरएमएस मान होता है यानी इसे प्रभावी मान भी कहते हैं। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा आरएमएस मान को ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर फैक्टर अनुपात होता है, यानी 94 क्वेश्चन। पावर फैक्टर अनुपात होता है। पावर फैक्टर यानी फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है। फॉर्म फैक्टर हमेशा आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात होता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात यानी रेशियो होता है, यानी इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 95, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कोई हमारा प्योर रेजिस्टिव परिपथ है, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, इनमें हमें कौन सा कथन सत्य है कह रहा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। तो यानी यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी हमेशा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा यूनिटी होता है, यानी यूनिटी का मतलब इवन इकाई होता है। तो पावर फैक्टर का मान हमेशा मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए इसे यूनिटी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन 96 में कह रहा है जब XL, XC के बराबर हो तो, यानी ये कंडीशन आपकी रेजोनेंस कंडीशन होती है। जब XL बराबर XC होता है तो ऐसे परिपथ में हमारा इम्पीडेंस का मान 0 हो जाता है, यानी Z बराबर R, केवल रेजिस्टेंस ही रह जाता है। केवल क्या रह जाता है? रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा Z बराबर R, यानी ऐसे परिपथों में केवल रेजिस्टेंस ही रह जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 97, कैपेसिटिव प्रतिघात यानी XC आवृत्ति के बढ़ने पर, यानी हमेशा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो आवृत्ति के बढ़ने पर घटता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। तो अगला क्वेश्चन है एक स्टार संयोजित भार की, यानी कोई लोड है उससे हमने स्टार में कनेक्टेड किया हुआ है, तब धारा कह रहा है 100 एम्पियर है, तो लाइन धारा का मान होगा। तो यानी जो स्टार कनेक्टेड लोड होता है उसमें स्टार में लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन
होता है लाइन करंट बराबर फेज करंट। तो यानी यहाँ पर हमें फेज करंट 100 एम्पियर दिया हुआ है, तो लाइन करंट तो फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। तो अगर फेज करंट हमारी 100 एम्पियर है तो लाइन करंट भी हमारी क्या होगी 100 एम्पियर ही होगी। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा सी आंसर होगा। क्या होगा सी आंसर होगा। तो इसका आंसर सी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 97। एसी संकेत का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो इसका चरम मान, यानी चरम मान का मतलब होता है शिखर मान, शिखर का मान का मतलब पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हमेशा हमारी 1.414 होती है। तो यानी यहाँ पर जो हमें आरएमएस मान दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है, और जो पीक फैक्टर का मान होता है वो 1.41 होता है। तो हम 10 वोल्ट को 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.14, यानी इसका जो मान होगा वो बी होगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 100 साइन तरंग, यानी साइन वेव, तरंग का मतलब वेग, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर निम्न के समतुल्य होता है। जो फॉर्म फैक्टर होता है, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर के लिए पूछा आपको, फॉर्म फैक्टर बराबर आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज, यानी आप प्रतिकारक मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा ये, यानी इसमें हमारा जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा, यानी आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज। अगला क्वेश्चन है 101। एक आदर्श धारा स्रोत में होता है, एक आदर्श धारा स्रोत यानी एक आइडियल करंट सोर्स में, एक आइडियल करंट सोर्स में हमारी जो करंट का मान होता है वो न, उसका जो आइडियल सोर्स होता है उसमें जो धारा होती है उस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, यानी जो आइडियल आपके जो आइडियल परिपथ होते हैं, आइडियल परिपथों का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी इसका अनंत होगा। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी अनंत होगा। तो अगला क्वेश्चन है 102। एक उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान होगा, यानी प्रेरक मतलब आपका जो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा कह रहा है। उच्च आवृत्ति पर यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ता है या आवृत्ति बढ़ती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान घटेगा, इसका मान होगा बी। इसका आंसर क्या होगा बी, यानी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन 103। एक आदर्श धारा सोर्स का होता है, यानी एक आदर्श यानी एक आइडियल करंट सोर्स है, एक आइडियल करंट सोर्स में होता है कह रहा है शून्य होता है। तो एक आइडियल करंट सोर्स में यानी जो हमारी चालकता होती है यानी कंडक्टिविटी होती है, इंटरनल कंडक्टिविटी होती है वह शून्य होती है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। क्या होगा इसका आंसर ये होगा, इसका इंटरनल कंडक्टिविटी जो होगी 0 होगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104। ये 104 यानी एक अच्छे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी एक अच्छे सुचालक यानी एक जो प्योर कंडक्टर होता है, एक अच्छा यानी बेस्ट कंडक्टर का यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, यानी इसका डी ऑप्शन होगा, यानी वो एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और उसके सुचालक पदार्थ पर निर्भर भी करता है, यानी इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। ये है, तो इसलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा जो आपका पहला यानी इसमें 105 क्वेश्चन है। 105 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है तिरकला स्टार संयोजन में, यानी तिरकला स्टार संयोजन यानी 3 फेज स्टार कनेक्टेड में वोल्टेज नीचे वर्णित कितनी होती है, यानी स्टार में जो अगर हमारी वोल्टेज होगी वो √3 गुना फेज वोल्टेज होगा, यानी कला को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वह सी होगा। इसका आंसर क्या होगा सी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 106। यदि 5 मिली हेनरी
4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी की तीन प्रेरित श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रेरकत्व होगा, यानी इंडक्टेंस। यानी हमारी तीन कोई कॉइल हैं, एक कॉइल का मान 5 मिली हेनरी है, दूसरी कॉइल का मान 4.3 मिली हेनरी है और तीसरी कॉइल का मान 0.6 मिली हेनरी। अगर हम इन्हें श्रेणी यानी सीरीज क्रम में जोड़ें, सीरीज कनेक्टेड करें, तो सीरीज कनेक्टेड के लिए कुल रिएक्टेंस जो होगा यानी कुल प्रेरकत्व इंडक्टेंस जो होगा वह LT बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यानी इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पर हमारा जो मान होगा वो आपका 9.9 मिली हेनरी होगा। तो यानी इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 9.9 मिली हेनरी होगा। यानी अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन में इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाता है के द्वारा, यानी जो इम्पीडेंस का ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता है, यानी इम्पीडेंस का त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनता है, वह बनता है आपका। इसमें तीन वैल्यू होती है, नंबर 1 इम्पीडेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस और नंबर 3 रिएक्टेंस। यानी इसका आंसर होगा बी। इन तीनों के द्वारा एक ट्रायंगल बनता है, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 108 लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है, यानी हमारी हमेशा कह रहा है कि जो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज हमारा हमेशा डेल्टा कनेक्टेड में होता है। तो इसका आंसर होगा बी। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज जो होगा वो डेल्टा कनेक्शन में होता है। तो अगला क्वेश्चन है 109 आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इससे पहले क्वेश्चन आ रहा था एक आइडियल करंट सोर्स का, अब आ रहा है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। तो वहां पर करंट सोर्स के लिए इंफिनिटी आ रहा था, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। तो अगला क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन 110 में कह रहा है अनुकंपन यानी रेजोनेंस घटित होने के लिए निम्न में से किस घटक का होना आवश्यक है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन आंसर होता है रेजोनेंस कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों मान होना आवश्यक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है 111 जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित की जाती है, जब एक कैपेसिटिव लोड है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तब धारा और वोल्टेज का रिलेशन पूछ रहा है। तो हमारे कैपेसिटिव लोड के लिए हमेशा जो धारा होती है वो वोल्टेज से लीड करती है, यानी तो धारा जो होती है वोल्टेज से आगे चलती है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका पहला होगा, यानी हमेशा करंट लीड करती है वोल्टेज को। तो अगला क्वेश्चन है 112 जब वैद्युतिक सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित यानी ट्रांसमिटेड किया जाता है तो संचरण यानी ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है। यानी जब हमारी हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिट करते हैं अपनी वोल्टेज को, क्या करते हैं अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें हमें दो चीजों को ध्यान रखना होता है, यानी पावर फैक्टर और वोल्टेज का मान बढ़ता है। अगर हम इनको क्या करेंगे, जब हमारा पावर फैक्टर का मान क्या होगा कांस्टेंट होगा, तभी हमारी वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, यानी हम किसी परिपथ के शक्ति गुणांकों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने किसी परिपथ में अगर उसके समांतर में एक संधारित्र कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी परिपथ में अगर हमें पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना है तो हमें संधारित्र यानी कैपेसिटर को समांतर पैरेलल में संयोजित करना होता है। तो इसका आंसर ये होगा, यानी संधारित्र। अगला क्वेश्चन है 114 डीसी सर्किट का सभी रूल, यानी डीसी सर्किट में जो भी रूल होते हैं, यानी किरचॉफ्स लॉ हो चाहे ओम्स लॉ हो, तो ये लॉ जो होते हैं वो एसी सर्किट में लागू करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हमें इन्हीं रूल को डीसी सर्किट के जो रूल होते हैं उन रूलों को एसी सर्किट में अगर लागू करना है तो हमारे एसी सर्किट में केवल हमें किसका गणना करना होगा, केवल ओनली प्रतिरोध, यानी इसका बी आंसर होगा। जब हमारे एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध होगा तभी हम डीसी रूल को एसी में लागू
कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 115, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, कोई दो चालक हैं, वो दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा, एक ही दिशा में धारा ले जाने पर इनकी जो ये चालक होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी इसका आंसर होगा डी, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है, यानी जब हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट होते हैं, इनका जो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर होगा, क्योंकि इसमें हमारा कैपेसिटर सर्किट लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा अगर प्योर रेजिस्टिव होता तो पावर फैक्टर यूनिटी होता, अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट होता तो हमारा पावर फैक्टर पश्चिगामी होता, यानी लैगिंग होता, और अगर हमारा कैपेसिटिव लोड लगा है तो हमारी जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग यानी अग्रगामी होगा, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा, इसका आंसर होगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 117, अगला क्वेश्चन 117 में कह रहा है, त्रिकला यानी थ्री फेज आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है, यानी जो थ्री फेज सप्लाई होती है, थ्री फेज सप्लाई में तीन फेजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है वो एंगल में कितना होता है, तो यानी 120 डिग्री होता है, कितना होता है 120 डिग्री, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी 120 डिग्री होता है, हमेशा 120 डिग्री होता है, तो ये बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 118, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, एसी परिपथों में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोधी परिपथों में होती है, अगर हमारे परिपथों में शक्ति व्यय शून्य होता है, संधारित्र परिपथों में भी शक्ति व्यय शून्य होता है, इसीलिए जो एसी परिपथ होते हैं, एसी परिपथों में केवल प्रतिरोधी परिपथों में शक्ति व्यय होती है। अगला क्वेश्चन है, ये 220 वोल्ट एसी का शिखर वोल्टता होगी, 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वैसे कैपेसिटर में आवेश जो चार्ज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 CV² होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सी आंसर होगा, यानी 1/4 CV² होगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं, यानी दो प्रत्यावर्ती जो रिजल्टेंट है उन्हें किस विधि से जोड़ सकते हैं, दो प्रत्यावर्ती रिजल्टेंट के परिणाम यानी रिजल्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं, एक सदिश योग के द्वारा जोड़ सकते हैं, तो यानी इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, RLC परिपथ में XL लेस देन XC की धारा वोल्टेज से होती है, यानी RLC कोई परिपथ है जिसमें XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान से कम है, तब धारा वोल्टेज से होगी, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम हो और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान अधिक होगा तो हमारी जो धारा होगी वो वोल्टेज से हमेशा अग्रगामी होगी, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 122, पावर बराबर √3 VI cos phi का यह सूत्र थ्री फेज परिपथ में लागू होता है, जब परिपथ क्या होगा, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा थ्री फेज में पावर P बराबर √3 VI cos phi जो होता है वो दोनों के लिए होता है, यानी डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, यानी इसका आंसर होगा आपका डी, यानी दोनों कनेक्शनों के लिए हमारा यह पावर का सूत्र लागू होता है। अगला क्वेश्चन है 123, RL परिपथ का प्रतिरोध यानी कोई RL यानी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लोड लगे हुए हैं, इंडक्टेंस यानी रेजिस्टेंस का मान 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 8 ओम है, तो इसका इम्पीडेंस होगा यानी Z बराबर होता है √R² प्लस XL², तो यानी यहाँ पर जो है R² का मान है हमारा 6 ओम, R² 6 ओम का मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XC का मान है 8 ओम, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 प्लस 36 बराबर 100 होता है, तो 100 का जो स्क्वायर होगा वो 10 ओम होगा, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो 10 ओम में होगा, तो यानी इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 124 में, एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, एसी परिपथ में जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा पल पल पर बदलती रहती है, तो यानी इसका जो मान होगा वो सी होगा, इसका मान क्या, इस
का आंसर जो होगा वो सी होगा। तो यानी अगला क्वेश्चन है अधिष्ठापन यानी इंडक्शन की इकाई। इंडक्शन का मतलब प्रेरण को हम एल से डिनोट करते हैं यानी इंडक्टर। अब इसकी जो इकाई होती है वो हेनरी में होती है, तो इसका आंसर होगा डी। इंडक्टर यानी इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन है 126, एक संधारित्र ऊर्जा को डैश संचित करता है। जो एक कैपेसिटर होता है वो ऊर्जा को यानी एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में ही स्टोर करता है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः डैश सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होता है, यानी इसमें आपका एक उपभोक्ता के लिए जो सबसे बेटर पावर फैक्टर होगा वो 0.95 होगा। 0. यानी इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है जिस शुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होगा, यानी एक जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है उसका जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा 0 होता है। प्योर इंडक्टिव परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अगला क्वेश्चन है 129, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि है। जो 3 फेज इन्वर्टर होगा, 3 फेज इन्वर्टर की जो प्रचालन विधि होगी वो उनमें प्रत्येक फेज के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा, इसलिए इसका जो प्रचालन विधि होगी वो 120 डिग्री पर होगी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 130, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का R 40 ओम है, 40 ओम है, XL 90 यानी 90 ओम और XC यानी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 60 ओम है। यदि यह सभी श्रेणी में हो तब प्रतिबाधा Z क्या होगी, यानी जब हमारा कोई परिपथ जिसमें R, L और C तीनों हो, यानी R, L, C तीनों जुड़े हों, तो इसमें इम्पीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL² माइनस XC² होता है। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, XL माइनस XC यानी 90 में से हम 60 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 30 का स्क्वायर जो 30 इंटू 30 होगा वो 900 होगा और 40 इंटू 40 यानी 40 इंटू 40 जो होगा वो 1600 और 900 बराबर होगा 2500। तो 2500 का जो रूट होगा वो आपका 50 ओम होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ये यानी 50 ओम। तो हम इसको 50 ओम दे देते हैं। तो सभी छात्रों से आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को यानी 82 से लेके 130 तक के क्वेश्चनों को आराम से पढ़ेंगे और इन्हें नोट भी करेंगे, और जो भी आपका इन सब में कंफ्यूज होगा उसे आप मुझे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। प्लीज, थैंक्स, दैट्स ऑल।